क्या हुआ? एक दिन का समय, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, बाकी आपको करने, ठीक है? और बाद में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। हो गया, कोई नहीं। अब वॉइस की सीट आपको मिल जाएगी टाइम पर। चलो थोड़ा सा एक बार सिर्फ, है ना, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। फर्स्ट जो सेंटेंस था, नीदर मेन नॉर विमेन। देखो सिंगुलर प्लूरल का फंडा है यहां पर। नीदर नॉर आते ही अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी वॉइस आज ज्यादा है ना। नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट आते ही आपको क्या बताया था कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट या बाद वाला सब्जेक्ट, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसको पढ़ते वक्त देखो रूल्स रिवाइज करते रहा करो सारे। तो इसमें बाद वाला सब्जेक्ट कौन है? विमेन है ना। तो विमेन सिंगुलर है या प्लूरल है? विमेन प्लूरल है, देखो यहां, है ना, लापरवाही मत करना। WOMEN है तो विमेन इज प्लूरल, तो यहां पर विमेन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी प्लूरल वर्ब। और हैज लाइक्ड और लाइक्स तो सिंगुलर वर्ब है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइक और लाइकिंग, आर लाइकिंग। अब क्या इसमें सी और बी, इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा? दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब एक बात बता रहा हूं ध्यान से, टेंस में पढ़ाऊंगा ये चीज। इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब कौन सी दे रखी है? लाइक। आप कभी भी लाइक के साथ में आईएनजी यूज नहीं करते। हाँ, लाइक वर्ब जो होती है, लाइक के साथ कभी आईएनजी यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? टेंस में आपको एक चीज पढ़ाऊंगा मैं, इस चीज को समझना। कोई चीज आपको पसंद आती है या आप पसंद करते हो उसको? साइंस में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, ऐसे एक्शंस जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लाइक कोई एक्शन नहीं है, ये आपके मन का स्टेट है, एक फीलिंग, एक स्टेट है। ऐसे जो वर्ब होती हैं उनका कभी भी आईएनजी में यूज नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया। तो यहां पर आर लाइकिंग हो ही नहीं सकता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो नीदर मेन नॉर विमेन लाइक दिस फिल्म। दूसरा है देखो, मैनी या मैन। मैनी अ वाला कॉन्सेप्ट है, वर्ब लगेगी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब यहां पर तीन में से सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, मैनी अ मैन इज टेम्प्टेड बाय गोल्ड। टेम्प्टेड क्या होता है? किसी के लिए आकर्षण। कई सारे लोग जो हैं वो गोल्ड के लिए आकर्षित हो जाते हैं। नंबर 3 कह रहे हैं द हाउस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स। ये तो कर लिया था हमने। तो विद से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हाउस के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, जो कि होगी सिंगुलर, द हाउस। अब देखो, अब अगर हैज होता तो हैज बीन इंश्योर्ड होता, हैज बीन। तो यहां पर सेंटेंस होगा द हाउस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स वॉज इंश्योर्ड। और पैसिव का सेंटेंस है ना भाई, यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है, डूअर मिसिंग है ना। कल जो वॉइस हमने पढ़ा, वॉइस में हमने ये तो देखा था जहां पर डूअर मिसिंग होता है वहां पर पैसिव आता है। और पैसिव का मीनिंग क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, इजेमार प्लस थर्ड फॉर्म, ये पढ़ा था हमने। तो द हाउस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स वॉज। और जब मान लो ऐसी सिचुएशन बने कि आपको थोड़ा सा भी डाउट सा हो, तो आप पहले तो गलत ऑप्शन जो है, रॉन्ग आंसर जो ऑप्शन जो उसको हटा दो। क्या इसमें वर आ सकता है? आर आ सकता है? दो ऑप्शन हट गए, वॉज और हैज में से कंफ्यूजन है। अब हम देखेंगे कि अगर हैज आता है, द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट हैज इंश्योर्ड, घर थोड़ी इंश्योर कर रहा है, घर को इंश्योर किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है। पैसिव का सेंटेंस होता तो हैज बीन होता तो हो सकता था। तो यहां पर वॉज यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नंबर 4 में हॉर्स एंड कैरिज दिया हुआ है, घोड़ा गाड़ी। कैरिज होती है कार्ट, गाड़ी। अब हॉर्स और कैरिज की बात हुई, सिंपल सी बात है, भले ही दो वर्ड्स लिखे हुए लेकिन यूनिट एक ही है ना। एक
यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी जो कि होगी इज द हॉर्स एंड कैरीज इज एट द डोर। नंबर 5, 100 पैसे डैश इक्वल टू अ रुपी। अब 100 पैसे जो है वो एक अमाउंट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह एक अमाउंट है ना, और पीछे देखो अ रुपी इज इक्वल टू अ रुपी दे रखा है 100 पैसे, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह हुआ, सिंगल यूनिट है, 100 पैसे इज इक्वल टू अ रुपी। इसको स्टार बनाओ, 5 को स्टार बनाओ। ऐसे जो अमाउंट वाले यूनिट वाले क्वेश्चन बार बार दिए जाते हैं आप उसको मार्क कर लेना। नंबर 6 में कहा है अरेबियन नाइट्स। दिखने में प्लूरल है लेकिन अरेबियन नाइट्स जो है वो एक टाइटल है और टाइटल सिंगुलर होगा। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक होगा। नंबर 7, देयर डैश अ बॉय एंड अ गर्ल इन द रूम। याद करो फर्स्ट डे जब हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो ये जरूरी नहीं है कि वर्ब से पहले आए, सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो जैसे मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, अगर इस तरीके से मैं सेंटेंस लिखूं, क्या देयर यहां पर सब्जेक्ट है क्या? नहीं, सब्जेक्ट यहां पर कौन है? तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी? अब हमने यहां लिखा कि देयर डैश अ बॉय एंड अ गर्ल, सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है? अ बॉय एंड अ गर्ल, दो है, तो देयर इज या देयर आर? आर एनी वर, वर है ना ऑप्शन में, तो देयर वर अ बॉय एंड अ गर्ल इन द रूम। अब देखो एक चीज समझना, अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, मान लो एक बार दोनों ऑप्शन को देखो, देयर इज अ बुक लेकिन देयर डैश अ फ्यू बुक्स होता तो आर, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना, तो यहां पर भी जो है आ जाएगा वर। और नंबर 8 में कह रहा है द कमिटी डैश दीज क्वेश्चंस केयरफुली। साथियों आपको कमिटी शब्द लिखवाया था क्या? उस कलेक्टिव नाउन में लिखवाया था, और मैंने कहा इट्स अगर आता है सेंटेंस में तो सिंगुलर और देयर आता है तो प्लूरल, लेकिन इस सेंटेंस में दिया हुआ नहीं है। लेकिन साथ में यह भी बता दिया था कि बात अगर डिवाइडेड सेंस की हो तो प्लूरल आता, बताया था ना। वर्ब दे रखी है डिबेट, और डिबेट कब होता है? जब व्यक्तियों के विचार आपस में अलग अलग होते हैं। तो सेंस डिवाइडेड है या यूनाइटेड है? डिवाइडेड सेंस है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, कंफर्म है। अब प्लूरल है तो एक काम करो, पहले इसमें से जो सिंगुलर वर्ब है उसको क्रॉस कर दो। डिबेट्स दिया हुआ है सिंगुलर जो कि नहीं आएगा, हैज डिबेट भी गलत है, और डिबेटिंग अकेला है वो भी गलत है। सही ऑप्शन है डिबेट, सही है ना। देखो डिबेटिंग आईएनजी है, आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। हैज डिबेट होता ही नहीं है, हैज डिबेटेड होता है, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, तो वो भी ऑप्शन गलत हो गया। डिबेट्स में एस और ईएस दे रखा है, सिंगुलर है, हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, जो कि सही ऑप्शन कौन सा हुआ? डिबेट हुआ। नंबर 9, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ डैश द प्रेस कोर्डियली। एक वर्ड आया हुआ है कोर्डियली, पता है हम लोगों को मीनिंग इसका? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लो, मार्क कर लो, वोकैबुलरी ऐसे ही इंप्रूव होती है। कोर्डियल का मीनिंग होता है, जब हम हिंदी में बोलते हैं ना हार्दिक अभिनंदन, दिल से, वो होता है कोर्डियली। कोर्डियली का मतलब होता है वेरी फ्रेंडली, हार्दिक वेरी फ्रेंडली, तो कोर्डियली के आगे ब्रैकेट में लिख लो फ्रेंडली। फ्रेंडली वेरी फ्रेंडली एक ही बात, मतलब डिग्री कर दी मैंने। हाँ, कोर्डियली का मतलब विद जनरसिटी, विद काइंडनेस, ऐसे हम कुछ भी कह सकते हैं। तो अब देखो स्ट्रक्चर देखो, यहां पर प्राइम मिनिस्टर और हिज वाइफ जुड़ी हुई किससे है? टुगेदर विद से। तो टुगेदर विद से जुड़ा हुआ होता है तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो होता है एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सिंगुलर वर्ब यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि है ग्रीट्स, एस और ईएस वाली वर्ब है ना, तो ग्रीट प्लूरल है, हट गई। हैव ग्रीटेड गलत है, प्लूरल है, और आर ग्रीटिंग भी गलत है। सही ऑप्शन हुआ नंबर 9 में ग्रीट्स। और लास्ट क्वेश्चन ही है, देखो टू टेक पे, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को। टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क डैश डिसऑनेस्ट। पैसे लेना बेईमानी है,
या काम ना करना बेईमानी है या पैसे लेकर काम ना करना बेईमानी है? तो भले ही दो चीजें हैं लेकिन यूनिट एक ही है ना। पैसे लेकर काम ना करना बेईमानी है। तो यहां पर कहा क्या कहा देखो, टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क। तो ये पूरी प्रोसेस सिंगल यूनिट है ना, और सिंगल यूनिट की तरह आएगा सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी है सिंगुलर वर्ब यहां पर? इज है क्या? तो नंबर 10 में हो गया इज। हमने शुरुआत के एक दो क्वेश्चन किए थे, थोड़ा थोड़ा माइंड पे प्रेशर था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चीजें इजी होती गई ना। ये सिर्फ मैंने बताया कि इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, जैसे क्या क्या सोचना है, क्या क्या कंसीडर करना है। आप क्या करना, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना। मैं तो कह रहा हूं कि 50% गलत होंगे, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलत भी होंगे तो हम उनका जब डिस्कशन करेंगे तो वो क्वेश्चन वापस गलत नहीं होंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा और वापस उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, गलत नहीं होंगे। तो आज का आपका होमवर्क आपको मिल चुका है, कल आप लोगों को वॉइस की शीट भी मिल जाएगी, तो आज ही सॉल्व कर लेना, नहीं तो बर्डन बढ़ता जाएगा। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम वॉइस को। चलो एक बार इतना सा बता दो, कितने वॉइस थे? दो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अनइंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, एक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव में अनइंपॉर्टेंट होता है। अगर एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, और जो वर्ब दे रखी है उस वर्ब को बी प्लस थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में लिखते हैं, पढ़ा था हमने। और बी फॉर्म जो होती है, जहां पर भी मैं बी की बात करूं, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, और फोर्थ फॉर्म बीइंग। ये हुआ। अब मैं ऐसे रिवाइज करवाता हूं, परेशान मत होना आप। हो सकता है कोई किसी के मन में आ जाए कि सर ये आ गया समझ में, मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, कोई डाउट बचे ना, मैं ये चाह रहा हूं। उसके बाद हमने ये देखा था कि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर, हैजव है तो हैजव के साथ बीन, और इधर आईएनजी है तो बीइंग, और यहां मॉडल है तो, और फिर हमने पढ़ा इधर इधर जो है टू बी है तो इधर टू बी थर्ड फॉर्म, पढ़ा था हमने। पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की जरूरत या ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तो जो सेंटेंस दिया हुआ उसका ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए ना सबसे पहले। हमने 4 रूल्स लिखे थे, याद करो, ऑब्जेक्ट, बी वर्ब, थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट, यही लिखा था हमने। ये तो इनिशियल स्टेज थी, अगर ये समझ में आपको आ गया तो आगे वाला और जल्दी समझ में आएगा, तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, रिवाइज कर लिया था घर पे। अब इस चीज को समझना, मैंने कल कहा था कि कोई भी सेंटेंस होगा उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद हुआ वर्ब, और वर्ब के बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें इस ऑब्जेक्ट को पहले रखना होता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती है कि ऑब्जेक्ट अब एक नहीं, ऑब्जेक्ट अब कितने? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ऐसी सिचुएशन भी बनेगी। अब आपको यह पहचानना होगा कि वो ऑब्जेक्ट है कौन सा। यहां पर मैं काम थोड़ा आसान करूंगा आपका, क्योंकि गलत होने के चांस हो रह सकते हैं। मैंने क्या कहा कि 2 ऑब्जेक्ट अगर हैं तो आप इस चीज को ऐसे समझना, आपको ध्यान रखना है कि जो 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो एक तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, और एक ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात भी नहीं करने वाले। अब दिक्कत कहां होती है कि जैसे जब ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 हैं तब हम पैसिव बनाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, दिक्कत वहां आएगी। तो पहले काम करते हैं, हम पहचान लेते हैं कि कौन सा डायरेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट होता है। तो इसको पहचानने के लिए हमें इस वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ये जो वर्ब है, इस वर्ब से अगर मैं क्वेश्चन करता हूं हुम का मीनिंग हुआ किसको। अगर ये क्वेश्चन मैंने किया और आंसर में मुझे जो मिला जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ। और वही अगर क्वेश्चन मैं करता हूं व्हाट, क्या, तो इसके आंसर में जो मुझे मिला वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट। और जब 2 ऑब्जेक्ट होंगे,
एक डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ध्यान रखना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग होगा। नॉन लिविंग समझते हो? और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कोई ना कोई लिविंग बीइंग होगा, कोई ना कोई सजीव व्यक्ति होगा। कैसे? आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। बहुत कॉमन सा सेंटेंस, हालांकि अब नहीं आता, लेकिन वो समझाने के लिए वो सेंटेंस मैं बता रहा हूं कि टीचेस अस इंग्लिश। अब आप एक चीज देखो, इस सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? सब्जेक्ट कहां है यहां पर? टीचेस क्या है? वर्ब। और इस वर्ब के बाद देखो दो शब्द मत देखो। अब आप ये देखो, क्या दो अलग अलग यूनिट दिख रही है आपको? एक अस और एक अस और एक इंग्लिश। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि यहां पर दो अलग अलग यूनिट्स हैं। अब मैं टीचर्स से बात कर रहा हूं, वो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? व्हाट। इंग्लिश पढ़ाता है। व्हाट का आंसर जब मैंने व्हाट क्वेश्चन किया, आंसर मुझे मिला इंग्लिश। तो व्हाट कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? नॉन लिविंग है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और मैंने कहा वो पढ़ाता है किसको? अस। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, ये हमें पहचानना पहले पड़ेगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आई ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक। आई ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक। ट्राई करो, मैंने क्या कहा? सबसे पहले वर्ब और उसके सब्जेक्ट को पहचानो। वर्ब हमारे पास है ऑफर, ऑफर है वर्ब, और वर्ब से पहले आ गया ये सब्जेक्ट। अब आई ऑफर्ड हिम और अ ड्रिंक, दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको? तो दो एलिमेंट्स आपको जब दिखे तो मुझे ये बताओ, अगर आपने क्वेश्चन किया व्हाट, आई ऑफर्ड, मैंने ऑफर किया क्या? ड्रिंक। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा आई ऑफर्ड ड्रिंक हुम, किसको? हिम। यह कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो लिविंग होता है, सजीव, वो इनडायरेक्ट, और नॉन लिविंग क्या हुआ? डायरेक्ट। एक कंडीशन ये भी है, और ये ध्यान रखना कि अगर जब ऑब्जेक्ट के ये ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, बाद वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो डायरेक्ट आएगा। इस सीक्वेंस में रखा जाता है। दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। काम और आसान कर दूंगा मैं धीरे धीरे, लेकिन एक बार तरीके से चलते रहो। अब मैंने क्या कहा कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स अगर आए हुए हैं तो आपको कौन से ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना है? आपको इस वाले ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाना है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना है। पैसिव इससे भी बन सकता है, लेकिन इससे भी पैसिव बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना इससे बना हुआ पैसिव कभी कभी गलत मान लिया जाता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, लैंग्वेज भी ऐसा लिखाऊंगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट, पहले वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक बार लैंग्वेज लिख लो, काम आसान हो जाएगा। हेडिंग डाल के लिखो डबल ऑब्जेक्ट्स। एक बार हेडिंग डालो डबल ऑब्जेक्ट्स। एक नोट लिखवा दो हिंदी में प्यारा सा, लिखो। लिखो, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होने पर, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होने पर, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होने पर पैसिव, पैसिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ऐसा लिख लेना फर्स्ट ब्रैकेट में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ये सीक्वेंस होती है इसकी। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जाता है। लिखा? यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होने पर पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है।
यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जाए, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जाए, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन टू आता है, प्रेपोजिशन टू आता है। लिखा आपने ये? अब चाहे आपको 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे इस चीजों को सीखने में, डाउट क्लियर करने में, आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली राजस्थान के लेवल में डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ट्रिकी भी आता है। तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वहां के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। पहले एक बार इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है इसने, अभी क्या लिखा हमने? डबल ऑब्जेक्ट होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन टू लगता है। ये लाइन याद रहेगी। एक काम करो, इसको भी नोट करो, पता रहना चाहिए डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, इसको भी लिखो आप। एक बार इन दोनों सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, जो अभी रूल जो लिखा है हमने उसके अकॉर्डिंग। हाँ वही, हुआ। नेक्स्ट देखो, एक बार इस सेंटेंस को देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, जिसको आता है वो भी ध्यान से सुनना। सेंटेंस क्या था? ही टीचेस अस इंग्लिश। मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट डे आते ही, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन चला था। मैंने कहा सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपने कुछ आंसर्स बताए थे। फिर मैंने कहा ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो होता है सब्जेक्टिव। एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, सही क्या है गलत क्या है इससे भी ज्यादा आपको ये देखना होगा कि एग्जाम में क्या सही माना जाएगा। इस सेंटेंस में देखो, ही है सब्जेक्ट, टीचेस है वर्ब, अस और इंग्लिश दो आ गए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आप पहले पहचान लोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? व्हाट और हुम। डबल ऑब्जेक्ट होने पर पैसिव किससे बनता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां है हमारे पास? अस। तो अस का क्या कर दिया हमने? वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, वी के हिसाब से आर। टीच की थर्ड फॉर्म टीचड,
टॉट वी आर टॉट। अब गलत क्या होता है स्टूडेंट से, जो चार ऑप्शन आएंगे ना उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा बाय हिम इंग्लिश, और एक ऑप्शन ये भी होगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय। आपको ये वाला मार्क करना है, ये गलत है। आपको बाय हिम को लास्ट में लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि बाय हिम हमेशा ही लास्ट में आता है, कुछ अलग कंडीशंस भी बनते हैं जो बता दी जाएगी, लेकिन अभी सीक्वेंस में ध्यान रखो, आपको बाकी एलिमेंट्स पहले रख दो, बाय हिम को लास्ट में करोगे। तो मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया, तो वी आर टॉट बाय टॉट इंग्लिश बाय हिम। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाऊं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रेपोजिशन, तो मैंने यहां पर बनाया अब इंग्लिश से, मैंने लिखा इंग्लिश इंग्लिश, इसके हिसाब से क्या लगा अब, इंग्लिश इज टॉट आज का टू अस बाय हिम। अब बात समझना ध्यान से, जब चार ऑप्शन दिए जाएं, चार ऑप्शन दिए जाएं तो उसमें एक सेंटेंस ये होगा, जैसे मान लो ये हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ये हो गया, और ऑप्शन सी हो गया आइदर ए और बी। समझना इस चीज को, एक ऑप्शन आपको ये भी मिल गया, थर्ड ऑप्शन मान लो आइदर ए और बी, मतलब ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा बिल्कुल। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बने कि ए बी आ गया, सी में कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया जो रॉन्ग है और डी में भी ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया जो रॉन्ग है, यानी अब आपको ए और बी में से एक सेलेक्ट करना है, ए और बी में से एक सेलेक्ट करना है, तब आप इस ऑप्शन को मार्क करोगे ऑप्शन ए, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ पैसिव जो है वो सही माना जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, समझ लेना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जो दोनों ऑब्जेक्ट से बने हुए पैसिव सही हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बने हुए पैसिव को सही मानेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, बुक्स के अंदर तो ये दोनों ही सही माने जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? दूसरा सेंटेंस था क्या, आई ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक, इसका भी देख लो, कोई डाउट हो ना वापस। मैंने लिखा आई ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक, आई ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक, तो आई हमारा हुआ सब्जेक्ट, ऑफर्ड हुआ वर्ब, हिम और अ ड्रिंक हुआ, तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट होने पर पैसिव किससे बनेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इनडायरेक्ट कौन सा है, हिम, हिम का क्या हुआ ही, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर, ही वॉज ऑफर्ड, ही वॉज ऑफर्ड। अब देखो जो बचा हुआ है, अ ड्रिंक बाय, और अभी भी मेरे कान में एक आवाज आई, ऑफर्ड के तुरंत बाद में किसी ने बोला मी, वो बाय मी बाद में आएगा। तो हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। क्लियर है क्या? इसी के साथ में एक चीज और बता रहा हूं जो आज तक मैंने कभी किसी की क्लास में नहीं बताई। सच में कहो तो मैं कसम खा के बोल सकता हूं किसी की, हाँ कहो तो कसम खा सकता हूं। देखो ध्यान से सुन लेना, चार रूल्स बताए थे एक्टिव टू पैसिव के। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 बी वर्ब, नंबर 3 थर्ड फॉर्म, और नंबर 4 बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस, बाय जो लगता ना, ये प्रेपोजिशन के रूल के नियम, जो प्रेपोजिशन का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि डूअर बाय प्लस डूअर होता है पैसिव में। कई जगह पर बाय नहीं आता, प्रेपोजिशन कुछ और आता है।
बाई ना आकर प्रेपोजिशन कोई और आता है, और एग्जामिनर जब लेवल मॉडरेट देता है तो वो वाला कॉन्सेप्ट पूछता है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट में और लिख रहा हूं, फिक्स प्रेपोजिशन का, फिक्स प्रेपोजिशन। और अब मैं जो वर्ब दे रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। एक वर्ब है हमारे पास मैरी और एक वर्ब है नो। इस सिचुएशन में अगर ये जो सेंटेंस में ये दोनों वर्ब आ रही है तो उस कंडीशन में बाय मत करना, उसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगा देना, टू लगा देना। एक वर्ब आता है एंगल्फ और एक वर्ब आती है इंटरेस्ट। एंगल्फ का मीनिंग होता है कोई चीज किसी से गिरा हुआ हो तो कवर्ड। कोई रूम है वो पूरा का पूरा रूम धुएं से भर गया, अगरबत्ती जला रखी है, धूप जला रखी है, कमरा बंद है, जैसे गेट खोला मैंने कहा रूम पूरा धुएं से भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल्फ। इंग्लिश में एक टर्म और लिख दिया हमने, इसके लिए क्या लिख दिया, कवर्ड। कोई जगह आग लगी हुई है तो एक पेड़ पूरा आग की लपटों में आ गया, चपेट में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, कवर्ड, एंगल्फ। तो एंगल्फ और दूसरा वर्ब क्या है, अगर ये दोनों आ रही हैं तो उस कंडीशन में भी बाय मत लगा देना, वहां पर लगा देना इन। विद नहीं आएगा, इन आएगा। और करने को बहुत सारी वर्ब्स हैं, एक वर्ब और बता रहा हूं, दो वर्ब, सरप्राइज और शॉक। अगर ये वर्ब आ रही है तो भी बाय मत लगाना, वहां पर लगा देना प्रेपोजिशन एट। कोचिंग का मतलब यही है कि आपको उतना पढ़ा दिया जाए जो एग्जाम में पूछा जाता है, रिसर्च करवाना नहीं होता। अगर मैं ग्रेड के बैच भी पढ़ाता हूं, सेकंड ग्रेड में सबसे ज़्यादा डिटेल में इंग्लिश आती है। आरपीसी सेकंड ग्रेड हमारी इंग्लिश जो होती है सबसे ज़्यादा डिटेल में, फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं आती, सेकंड ग्रेड के बैच में सबसे ज़्यादा डिटेल में इंग्लिश आती है। मैं सोचूं कि वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूं या किसी भी बैच में, वो नहीं होता। हर एग्जाम का एक अलग नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है और उतना ही पढ़ना होता है। वर्ब में आपको सेटिस्फाइड बता सकता था, इसके साथ में और कंडीशन है वो भी बता सकता था। आप तो सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट रखकर जो मैं बता रहा हूं उस पर फॉलो कर लो। ये जो मैंने 6 वर्ब्स बताई है इनको टारगेट कर लो, काम बन जाएगा। मैरी और नो के साथ, एंगल्फ और इंटरेस्ट के साथ, सरप्राइज और शॉक के साथ, एट। क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक। मैंने लिखा आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। ये क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। देखो एक रिक्वेस्ट निवेदन करूंगा, मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है कि जब मैं सीख रहा था कितने सारे चैलेंजेस थे और पढ़ते वक्त मुझे क्या दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती है कि जब कोई चीज़ हमें आती नहीं है ना तो हम क्या करते हैं, बस ऐसे उसको देखते रहते हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि समझ कोई ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या चीज़ें इजी है डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। उससे ना तो आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो सीख पा रहे हैं, ना प्रॉपरली सुन पा रहे हैं। मैं क्लास में अक्सर कहता हूं कि स्पीक इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। बोलना अच्छी बात है, सुनना और भी अच्छी बात है। जब मैं जो चीज़ मैं जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, आप अपने माइंड में भी उस तरीके से खुद को एक्सप्लेन करो। आपसे ज़्यादा दुनिया में आपको कोई नहीं जान सकता। मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया ना, उस कॉन्सेप्ट को आप खुद को भी एक्सप्लेन करो, सिर्फ सुनो मत, उस चीज को एक्सप्लेन करो। अच्छा मैंने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो व्हाट का आंसर कौन सा हुआ, डायरेक्ट, और whom का आंसर हुआ, ये आपने सुना। अब आप मन मन में खुद से एक बार बात कर लो कि अच्छा व्हाट का आंसर डायरेक्ट और whom का आंसर इनडायरेक्ट, तो फिर वो चीज समझ में भी आ जाएगी और परमानेंट हो जाएगी। तो यहां पर लिखा मैंने आई डू नॉट नो यू। सबसे पहले एनालिसिस करना है, आई सब्जेक्ट है, डू नॉट वर्ब है और यू क्या हुआ इसका ऑब्जेक्ट। तो मुझे पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट कहां है इसमें, यू। तो मैंने इस सेंटेंस की बिगिनिंग कर दी यू से। अब हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ है, डू नॉट। डू नॉट फर्स्ट फॉर्म होती है क्या, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट भी फर्स्ट फॉर्म और डिड नॉट सेकंड फॉर्म। तो डू नॉट अगर आ रहा है तो हमें इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट में से कोई वर्ब लगानी होगी। यू के हिसाब से आर आता है तो हमने क्या कर दिया,
आर नॉट। ये नेगेटिव थी तो हमें भी नेगेटिव वर्ब चाहिए। और नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, KNOW एंड नॉन। अब रूल नंबर 4 कह रहा है बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दो, लेकिन यहां पर बाय नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा टू, और आई का क्या हुआ, मी। ये वाला एरर जो है वो पूछा जाता है। सारी चीजें वही है, एक कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशन वाला नया आ गया। एक सेंटेंस और देख लो, मैंने लिखा सेंटेंस, राज मैरिड सिमरन। कौन सा वॉइस, DDLJ, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। मुझे पैसिव में चाहिए तो सबसे पहले सिमरन, सिमरन। सेकंड फॉर्म है तो वॉज, सिमरन वॉज, सिमरन वॉज मैरिड बाय राज टू राज। हाँ, क्या हो गया, बाय, बाय बाय मतलब क्लास कैंसिल कर दें, बाय बाय का तो मीनिंग तो ये हुआ। देखो, द न्यूज विल शॉक यू। देखना इधर, द न्यूज विल शॉक यू। सबसे पहले देखो, द न्यूज सब्जेक्ट है, विल शॉक क्या है, वर्ब, और यू क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव के लिए क्या चाहिए सबसे पहले, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारे पास, यू। विल का विल भी होगा, यू विल बी शॉक्ड। अब बाय द न्यूज नहीं होगा, एट द न्यूज। बहुत इजी है। एक और देख लो सेंटेंस, मैंने कहा म्यूजिक इंटरेस्ट मी, म्यूजिक मुझे इंटरेस्ट देता है। सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब है, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव चाहिए तो मी का क्या किया, आई। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, आई एम इंटरेस्टेड बाय म्यूजिक है इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। और एक लास्ट सेंटेंस मैंने कहा, द फायर हैज, एंगल्फ नहीं, एंगल्फ है ना, द फायर हैज एंगल्फ्ड। नहीं नहीं, ये रीजनल एक्सेंट का असर है, आता है, जा नहीं सकता। द फायर सब्जेक्ट है, हैज एंगल्फ्ड वर्ब है, एंड द रूम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो द रूम सबसे पहले आया, द रूम हैज का हैज बीन, द रूम हैज बीन engulfed by the fire, in the fire। और क्या होता है engulf, भरा हुआ, सराउंड, कवर्ड। क्या बात समझ में आई, कल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देख लो अभी हमने क्या क्या पढ़ा। डबल ऑब्जेक्ट है तो पैसिव किससे बना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। डायरेक्ट से बनाया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगेगा। ऑप्शन में दोनों दिए जाएं तो तीसरा ऑप्शन होगा, उसके हिसाब से आंसर टिक कर दोगे। दोनों में से एक सेलेक्ट करना हुआ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ पैसिव सही माना जाएगा। ये एग्जांपल्स हमने देख लिए। फिर हमने कहा कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती है जहां पर बाय नहीं आता, प्रेपोजिशन कुछ और आते हैं। कौन कौन सी वर्ब है, 6 वर्ब, एक बार दोबारा देख लो। मैरी और नो, मैरी और नो के साथ टू, एंगल्फ और इंटरेस्ट के साथ इन, सरप्राइज और शॉक के साथ एट। फिर हमने यहां पर एग्जांपल्स देख लिए।
चलो इसको नोट करना स्टार्ट कर दो। पहले ये वाला ना, यस। हाँ, तभी बता रहा हूं, हो ही नहीं सकते ना ऐसे, ऑप्शन के हिसाब से होता है। और वैसे सही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ही सही होगा, वो सेंटेंस सही है लेकिन इसका पैसिव नहीं है वो। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो होती है वो बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई जाती, वो प्रीवियस पेपर्स का जो रिकॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। कई चीज़ें ऐसी है जो बुक्स के अंदर उसका आंसर कुछ और होता है, एग्जाम में जो आया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग बताना होता है। जैसे 2 and 2 मेक और मेक्स 4 वाला बताया था जो, वो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बुक्स के हिसाब से नहीं बताया था, वो एग्जाम के रिकॉर्ड के हिसाब से बताया था। लिख रहे हो क्या? बोल देना मुझे नेक्स्ट करना हो तो। हाँ हाँ, उसके लिए ये जो प्रैक्टिस शीट है ना उसी के लिए है। जैसे कल हमने जो टॉपिक पढ़ा, आज 10 क्वेश्चंस किए, फिर आप घर से एक बार खुद करो, दिक्कत आएगी फिर मैं जो सॉल्व कराऊंगा वो वैसे होगा। कंपटीशन की 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले लर्निंग टॉपिक पढ़ा, पढ़े हुए नॉलेज को अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना, उसके लिए प्रैक्टिस होती है। तो लर्निंग के बाद प्रैक्टिस एप्लीकेशन, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये वाला, अच्छा देखो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया, फिर मैंने एक नोट लिखवाया था कि डायरेक्ट से पैसिव बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। तो डायरेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में बचा हुआ रहेगा ना उसके पहले प्रेपोजिशन टू लगा देना हमें, तब जाकर सेंटेंस वो मीनिंग कंप्लीट होगा। तो मैंने क्या किया, जब इससे बनाया तो यहाँ पर देखो जो प्रेपोजिशन जो बाय अस बचा हुआ था उससे पहले टू लगाना पड़ा हमें, टू अस बाय, जो नोट लिखवाया था मैंने कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो ये ऐसा बना, और डायरेक्ट से पैसिव बनाया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन टू लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और आपको ऐसा मतलब नौबत आएगी नहीं कि आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को सेलेक्ट करना पड़े। ऑप्शन में जो आएगा इनडायरेक्ट वाला ही आपको सेलेक्ट करना है, बस वो तो नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये वाला भी सही माना जा सकता है, मिटा नहीं सकता मैं। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो भी नेक्स्ट का। आज टाइम पे आया ना मैं? हाँ, बस मुझे आप लोगों से एक ही शिकायत है, आपने वो मॉर्निंग वाला टाइम चेंज करवा दिया, कितना प्यारा टाइम था। ये सही है, सही है ये। अभी कोई आप लोगों के टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं क्या? जैसे फर्स्ट पेपर के टेस्ट, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं? फर्स्ट पेपर का नहीं चल रहा? पता ही नहीं है देखो लोगों को, सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसे फुल लेंथ नहीं चल रहा अभी। मैं तो भाई मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो कराऊंगा मैं, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, लास्ट में वो 70 मिनट वाला लेक्चर भी दे के जाऊंगा, चक दे इंडिया वाला। 70 मिनट है तुम्हारे पास, उस तरीके से। हो गया क्या ये?
नेक्स्ट, जब आप लोगों को लगेगा ऐसा है कि आप लोगों में इंप्रूवमेंट आ रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, तभी मैं जाऊंगा। आप भेज दो तो अलग बात है, हैं? नेक्स्ट, पांच में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं तो आप लोग ये कह दो कि सही पढ़ाया? यस, चार नहीं, पांच के पांच। हाँ, मुझे चार सुनाई दिया, चार नहीं, पांच के पांच। और नहीं, पांच भी आते हैं, आप देख लो, पेपर्स देख लो। हाँ, आप देख लो, चार और पांच भी आते हैं। नहीं, अब नहीं होंगे, आप भरोसा रखो बस। हाँ, कितने? नहीं, फोर और फाइव, फोर और फाइव। देखो ये, इस चीज की गारंटी है, आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने कोई कमी रखी। ठीक है, अब मैंने याद है मैंने क्या कहा था, जब तक आप लोग मतलब स्टूडेंट्स खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे ना, तब तक रजनीकांत भी आ जाए तो वो पढ़ा नहीं सकता आपको। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा अभी आपने पढ़ लिया, समझ में भी आ गया, मैं चला गया थोड़े दिनों में, फिर एग्जाम 2 महीने बाद है और आप छोड़ ही दो उसको, तो 2 महीने बाद में इंग्लिश उठा कर आप देखोगे ना, तो सुना सुना है कुछ, हाँ कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा वो नहीं पता। इसलिए मैंने कल रिक्वेस्ट की थी कंटिन्यू रखना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेली करते रहना, तब जाकर हो जाएंगे क्वेश्चंस। और काम इतना एनालिसिस करो ना आप, वॉइस और नरेशन, दो टॉपिक के दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका टेंस का आता है, टेंस पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं टेंस का, सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है इस प्रेफिक्स और सफिक्स का, उपसर्ग और प्रत्यय वाला। सिनोनिम वाला जो है उसके लिए देखो, कुछ ना कुछ वर्ड्स मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और मतलब मेरी किस्मत ऐसी है, मतलब मैं इस चीज के लिए खुद को वो, हाँ, मेरी किस्मत भले ही खराब हो, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए रहते हैं उनकी किस्मत अच्छी है। अभी मैंने बताया था राजस्थान एपीओ का एग्जाम था ना, उसमें मैंने एग्जाम में जो वर्ड्स आए थे, मैंने सिर्फ 50 वर्ड्स का एक वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पर डाला था, उनको कुछ प्रैक्टिस क्लास करवाई थी। 50 वर्ड्स का एक कलेक्शन बनाकर मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था, उसमें से वो वर्ड एग्जाम में आ गया। पॉलीग्लॉट शब्द आता है एक, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो बहुभाषी, जो कई सारी भाषाएं जानता है। और मैंने बाकायदा उस लेक्चर के अंदर स्टार बना के बताया, मैंने कहा ये वर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हम तो सारे पेपर एनालिसिस करते रहते हैं, पता रहता है कि एग्जामिनर कहाँ किस चीज को सोच सकता है, और वो आ गया। तो ऐसे आपको चांस है कि वोकैबुलरी वाला भी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आप तो इतना बता दो, जो मैं पिछली क्लास में कुछ वर्ड्स करके लिखवा के गया था, तो ऐसे में आपको बीच में एक दिन क्लास पूरी स्पेसिफिक वोकैबुलरी की लूंगा मैं, एक टॉपिक होने के बाद हो जाएगा, काफी कुछ हो जाएगा। आपको भागने की जल्दी रहती है ना, आप जल्दी लिखो, लिखने की स्पीड बढ़ाओ आप।
वाह, ये बात बहुत बढ़िया बोली। सुनना, एक वर्ड बता रहा हूं जो कभी मैंने बताया नहीं किसी को। जाते जाते वर्ड बता के जा रहा हूं, एक सुन लेना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिकल। क्या होता है इकोनॉमिकल? आर्थिक। मतलब नगर निगम और सोनू निगम भाई भाई होते हैं, दोनों के पीछे निगम आ रहा है इसलिए। इकोनॉमिकल में ये इकोनॉम आ रहा है तो इसका मीनिंग आर्थिक हो गया। फिर इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक शब्द भी होता है एक। इकोनॉमिक होता है जो आर्थिक विचार जो होता है उसको इकोनॉमिक कहते हैं। ये जो शब्द लिखा हुआ है इकोनॉमिकल, इस इकोनॉमिकल का मीनिंग समझ लेना, इसलिए मैंने लिखवाया क्योंकि एग्जाम वर्ड जो आता है, जो आदमी सोच समझ कर पैसे खर्च करता है, जहां पर 5 रुपए की जरूरत होती है 5 रुपए ही खर्च करता है, जो एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं होता, पैसे उड़ाता नहीं है, मित व्ययी जो होता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो सोच समझ के पैसे खर्च करता है, हाँ, रेंज में हो मान लो, ठीक है। इस वर्ड का आपको एग्जाम में जब सिनोनिम देना, तो एक सिनोनिम इसका माइजरली हो सकता है। अब देखो बात समझना, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सिनोनिम का मतलब सिमिलर उस कैटेगरी के वर्ड्स। माइजरली होता है कंजूस, तो जो पैसे सोच समझ कर खर्च करे उसको हम एक तरह से कंजूस कह सकते हैं। एग्जाम में कभी इकोनॉमिकल दे तो इकोनॉमिकल का एक सिनोनिम क्या हो सकता है? माइजरली। और एक शब्द और याद रख लेना, निगार्डली। अब शब्द तो आपको मैंने दो ये पढ़ाए हैं, माइजरली और, लेकिन इन दोनों ही शब्द का मीनिंग क्या है? और इकोनॉमिकल का मीनिंग क्या हुआ? मितव्ययी या कंजूस, ये आप मान सकते हो। तो दो शब्द आपको ध्यान रखने, निगार्डली और, इनका मीनिंग एक ही होता है। देखो माइनर डिफरेंस होते हैं, देखो सिनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, एक बार तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। ये जो माइजरली और निगार्डली नेगेटिव वर्ड है और इकोनॉमिकल पॉजिटिव वर्ड है। अगर मैं आपको कहूं आप क्या हो? इकोनॉमिकल हो, इसका मतलब आप समझदार हो, पैसे जहां जितनी जरूरत होती है उतना ही खर्च करते हो। और अगर मैं कहूं माइजरली हो, तो इसका मतलब जरूरत होने पर भी आप पैसे खर्च नहीं करते, तो ये नेगेटिव हो गया। चले गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।